तो नाउ द टाइम हैज कम व्हेन वी नीड टू कम इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड एंड से कि हाँ भैया अब हमें इस एरिया को भी प्रोटेक्ट करना है। अगर हम एक स्पीशी को उस इकोसिस्टम से रिमूव कर दें तो पूरा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा इकोसिस्टम। जो व्हाइट रम्प वल्चर, इंडियन वल्चर और स्लेंडर बेलिड वल्चर है वो बहुत ज्यादा सीवियरली भारत में डिक्लाइन कर चुके हैं। अगर टाइगर खत्म हो गया तो डियर की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि वो पूरे ग्रासलैंड को डेजर्ट में कन्वर्ट करेगी और उससे ग्रासलैंड भी गया, टाइगर भी गया, ग्रासलैंड खत्म हुआ तो थोड़े समय बाद डियर भी गया। कि अगर इस सेगमेंट में से कोई भी सवाल यूपीएससी इस साल प्रीलिम्स में पूछता है तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। बिग हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। Continuing with this series of current affairs related to the field of environment and ecology, आज के इस सेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं environmental legislation and initiatives। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने स्पीशीज और उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स थे उन्हें डिस्कस किया। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दिस इज अबाउट द लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट, यानी कि एनवायरमेंट के फील्ड में कोई लॉ आया या कोई एक्ट बना या ट्रीटी हुई या उनसे रिलेटेड एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई इनिशिएटिव आया है तो उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड यू विल बी फीलिंग कॉन्फिडेंट कि अगर इस सेगमेंट में से कोई भी सवाल यूपीएससी इस साल प्रीलिम्स में पूछता है तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन रिलेटेड टू द लेजिस्लेशंस एंड इनिशिएटिव्स। जो पहला डिस्कशन है दैट इज इन रिलेशन टू बीबीएनजे अग्रीमेंट। ये एक ऐसा अग्रीमेंट, एक ऐसी ट्रीटी है जो बात करती है बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन बायोडाइवर्सिटी की। अब ये क्या है, इसको डीकोड करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों ने यूएन क्लॉज के बारे में सुना होगा, यूएन क्लॉज जिसके तहत ये जो हमारा वाटर है, इस वाटर की जो बाउंड्रीज हैं उन्हें डिसाइड किया जाता है कि इस पानी के अंदर किस तरीके की एक्टिविटी किस देश के द्वारा की जा सकती है। अगर इसका डिवीजन हम बहुत ध्यान से देखें तो सबसे पहले जो लाइन मार्क की जाती है उसे बेस लाइन कहा जाता है। इस बेस लाइन के पहले के पानी को हम बोलते हैं इंटरनल वाटर्स। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। Then after this baseline, we can see one more thing here. We have 12 nautical mile का एरिया जिसे टेरिटोरियल सी कहा जाता है। नॉटिकल माइल को अगर आप जो हम धरती पे किलोमीटर्स में देखते हैं दैट इज अराउंड 1.85 किलोमीटर्स। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो रीजन है उसे टेरिटोरियल सी कहा जाता है। और इस टेरिटोरियल सी के अंदर उस देश की जो सॉवरेन राइट्स हैं, जो उस देश की सॉवरेनिटी है वो पूरी की पूरी एप्लीकेबल होती है। यानी कि इस पूरे पानी के अंदर यहां का सी बेड, इस सी बेड के अंदर के रिसोर्सेज, यहां पे पाई जाने वाली सॉइल, इस सी का सरफेस और सरफेस के साथ साथ जो एयर स्पेस है वो तीनों उस देश के अधिकार में आते हैं। दोबारा ध्यान से सुन लीजिए, याद करने का तरीका आसान है। इस पूरे सीबेड की बात करें, इस सीबेड के अंदर जो सॉइल है उसकी बात करें, यहां के मिनरल्स की बात करें, उसके साथ साथ सरफेस का पानी है उसकी बात करें, और इंटरनेशनल जो स्पेस है, जो एयर स्पेस है वो भी उस देश की ही टेरिटरी का भाग माना जाएगा। इसे बोला जाता है टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल सी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है अगला 12 नॉटिकल माइल जिसे कॉन्टिजियस जोन कहा जाता है। इस कॉन्टिजियस जोन में एयर स्पेस जो है वो उस देश का नहीं होता, रादर दिस एयर स्पेस इज टर्म्ड एज द इंटरनेशनल एयर स्पेस। मतलब यहां से हवाई जहाज उड़ के जा सकता है, वो अब हमारी टेरिटरी में नहीं है। दूसरी चीज, यहां पे भारत के द्वारा अगर हम भारत की बात करें और भारत का एक बेस लाइन से 24, ये 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल हो गया, और अगले 12 नॉटिकल माइल तक का जो रीजन है यहां पे कौन से कानून लागू होंगे। अगर कोई कस्टम का लॉ है जिसको इन्फ्रिंज किया जाता है, इमिग्रेशन के लॉज हैं उनका इन्फ्रिंजमेंट किया जाता है, तो भी वो अधिकार भारत के पास होगा कि वो सजा दे सकते हैं। उसके साथ साथ यहां पे आप जो सरफेस का पानी है उसके ऊपर भी उस देश का अधिकार देखा जाएगा, एक्सेप्ट द एयर स्पेस। एयर स्पेस पे अब अधिकार नहीं है। फिर उसके आगे का जो रीजन है जिसे हम टोटल अगर ओवरऑल देखें तो 200 नॉटिकल माइल का जो ये रीजन है जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जाना जाता है।
ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर कौन कौन से राइट्स होते हैं? सबसे पहले तो यहां पे अगर कोई बायोडाइवर्सिटी है तो उसको कंजर्व करने का, उसको मैनेज करने का राइट भी उस देश के पास है। ठीक है सर। उसके साथ साथ यहां पे अगर कोई रिसोर्सेज हैं या कोई मिनरल है या रिसोर्सेज हैं, उनके एक्सप्लोरेशन के राइट्स भी उस कंट्री के पास होते हैं। इनका एक्सप्लोरेशन करना, इनको कंजर्व करना, इनको मैनेज करना, इनको प्रोटेक्ट करना, ये सब राइट्स प्रोवाइड होंगे किसके अंदर? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर। ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप यहां पे एयर स्पेस भी ले जाएंगे, नहीं, हवाई जहाज उड़ रहा है उड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो वहां के मिनरल्स हैं, जो वहां के रिसोर्सेज हैं, जो वहां की डाइवर्सिटी है, उसको मैनेज करना, उसको कंजर्व करना और उसको प्रोटेक्ट करना, उसके राइट्स किसके पास होंगे? उस देश के पास होंगे। ठीक है। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो इसके बाद का रीजन है जिसे आप हाई सीज के नाम से जान रहे हैं, सर इस हाई सीज का क्या होगा? ऐसा देखा गया दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं, उन देशों की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन लिमिट डिसाइडेड है, बट बहुत सारा ऐसा एरिया है विच इज स्टिल काउंटेड अंडर हाई सीज, एंड दिस रीजन, दिस हाई सीज इज हैविंग हाई बायोडाइवर्सिटी। इस रीजन के अंदर हाई बायोडाइवर्सिटी है, बट इस रीजन की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा। डेटाज ये कहते हैं कि ओनली 1.2% ऑफ दिस हाई सीज बायोडाइवर्सिटी इज प्रोटेक्टेड। सिर्फ 1.2% ही इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इस हाई सीज के अंदर आने वाली जो स्पीशीज हैं, उनमें 10% स्पीशीज ऐसी हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, वो थ्रेट है, उनको एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो अब दुनिया को ये लगा कि हमें हाई सीज ट्रीटी करनी चाहिए। हाई सीज ट्रीटी का मतलब, अब ये जो हाई सी है इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसको कंजर्व करना चाहिए। इसी को बोला गया बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, क्योंकि ये जो एरिया है, अब ये एरिया नेशनल जुरिस्डिक्शन के क्या है? बियॉन्ड है। दिस इज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। अगर ये नेशनल जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड हुआ तो यहां पे कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाएगा, उसको लेकर एक अग्रीमेंट आया। तो बैकग्राउंड पूरा स्पष्ट हो गया कि देखो टेरिटोरियल लिमिट क्या होती है, जहां पे राइट्स पूरे सोवरेन राइट्स हैं। उसके बाद अगर आप पनिशमेंट दे सकते हैं, वो कहां पे? कंटिजियस जोन में, अगर कुछ इंफ्रिंजमेंट होता है कस्टम लॉस का, इमिग्रेशन का, बट एयर स्पेस आपका नहीं है। फिर आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वहां पे जो भी मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वहां की डाइवर्सिटी है, उसको आप कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो आपके पास है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद का जो एरिया है जहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, बट वो सिर्फ दुनिया में 1.2% ही प्रोटेक्टेड है, और उसके साथ साथ वहां पे 10% ऐसी स्पीशीज हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं। तो नाउ द टाइम हैज कम व्हेन वी नीड टू कम इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड एंड से कि हां भैया, अब हमें इस एरिया को भी प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। तो उसको लेकर जो अग्रीमेंट आया उसे बोला गया बियॉन्ड बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन अग्रीमेंट, BBNJ। अगर इसका कॉन्टेक्स्ट देखें तो रिसेंटली भारत ने ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो UNGA है, जनरल असेंबली है, उसके अंदर ऑफिशियली इसके ऊपर साइन कर दिए। अब देखें इसका पूरा एस्पेक्ट क्या है। इसका एस्पेक्ट ये कहता है कि ये एक ऐसी ट्रीटी है जो कि की जा रही है UN क्लॉज के अंडर। UN क्लॉज क्या है? UN क्लॉज एक ऐसी चीज है जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी, समुद्र के कानून कैसे काम करेंगे उनके ऊपर एक कन्वेंशन है। यह कहता है कि बहुत सारा ग्रोइंग कंसर्न है ओवर द लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी इन द हाई सीज। As I have told, only 1.2% of marine biodiversity in high seas is protected, and 10% species are going to get extinct very soon. तो ये है इनका कंसर्न। इसके लिए हम चाहते हैं कि एक इंक्लूसिव, इंटीग्रेटेड, इकोसिस्टम सेंट्रिक अप्रोच को अपनाएं जो कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के ऊपर आधारित हो। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का मतलब है कि हम अगर
कोई भी कार्य वहां पे करने जा रहे हैं तो हमें उससे पहले उस कार्य को करने के जो भी नुकसान होने वाले हैं उनके बारे में पता हो। मान लीजिए अगर आपको इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के द्वारा कुछ परमिशन दी जाती है किसी रिसोर्स को एक्सप्लोर करने की, बट उस पूरे एक्सप्लोरेशन के अंदर लार्ज स्केल पे बायोडायवर्सिटी का लॉस हो सकता है, तो उससे पहले उसके बारे में जानकारी हासिल होनी चाहिए। दैट इज व्हाट द प्रिकॉशनरी अप्रोच इज, जिससे आप इंक्लूसिवनेस लेके आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक्सप्लोरेशन तो करेंगे बट उसके साथ साथ ऐसे तरीकों से किया जाएगा जिससे बायोडायवर्सिटी लॉस ना हो। ये जो अप्रोच होगी वो इकोसिस्टम सेंट्रिक अप्रोच होगी, ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होगी विद डेवलपमेंट एंड द बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, with which we can enhance, we can have the traditional knowledges to best conserve the biodiversity of that area। फिर इसके साथ साथ अगर हम इस पूरी एग्रीमेंट की बात करें, दिस एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड बाय कंसेंसस इन द 5th BBNJ इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस इन न्यूयॉर्क ऑन 19 जून 2023। 19 जून 2023 को 5वीं कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पे इसको कंसेंसस के साथ क्या कर लिया गया, एडॉप्ट कर लिया गया। और सितंबर 2023 तक ये बोला गया कि ये 2 सालों के लिए अब ओपन है, और उसके बाद डेडलाइंस जो होंगी, जो ये डेडलाइन दे दी गई हैं, उसके बाद कोई भी देश इसका पार्ट नहीं बन सकता। अब ये जो ट्रीटी होगी, यहां पे कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले, दिस ट्रीटी विल बिकम लीगली बाइंडिंग 120 डेज आफ्टर द 60th रेटिफिकेशन। मतलब अगर 60 देशों ने रेटिफाई कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया और उसके साथ साथ उनको अप्रूव कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि ये उस देश पे लीगली बाइंडिंग होगा। लीगली बाइंडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप वो जो पूरी की पूरी ट्रीटी है आपके देश के कानूनों की जगह ले लेगी, नहीं। लीगली बाइंडिंग होने का मतलब है कि इट विल बी मोरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट्स कि वो जब भी अपने कानून बनाए तो वो कानून सामंजस्य में होने चाहिए इस पूरी ट्रीटी के, इस पूरी एग्रीमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के साथ। जैसे हम बात करते हैं इसके सेक्रेटेरिएट की, तो वो है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भारत के अंदर इसको क्या करेगा, लीड करेगा। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें समझ में आ गया कि जो भी मरीन इकोलॉजी है उसको कंजर्व करना है। फेयर शेयरिंग ऑफ मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज, रिसोर्स रिक्वायरिंग मैंडेटरी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, यही तो मैंने बोला, जो कि किस पे आधारित होगा, ये आधारित होगा किस चीज पे सर, ये आधारित होगा प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पे। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पे ये आधारित होगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद EIS for activities impacting the high seas and promoting capacity building technology transfer to developed countries for ocean conservation। अब इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि सारा का सारा हमारे सामने क्लियर हो जाए। जब भी हम इनकी बात करते हैं, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल गाइस, इसको हम कस्टमाइज करके थोड़ा सा सही रूप में लेके आए, एंड देन विल सी BBNJ, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। अगर ये नेशनल जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड बात करता है तो इसके क्या आयाम होंगे। सबसे पहले इसको बोला जाता है हाई सीज ट्रीटी। इसको क्या बोला जाता है, एक और नाम दिया जाता है हाई सीज ट्रीटी। ठीक है सर, इस हाई सीज ट्रीटी के क्या मायने हैं वो समझ में आने चाहिए। सर, इस हाई सीज ट्रीटी का मायना यह है कि यहां पे हम जो हाई सीज हैं, हाई सीज मतलब बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, बियॉन्ड EEZ जो एरिया है, वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करेंगे, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करेंगे। ठीक है सर, ये भी तय हो गया। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये जो ट्रीटी है इसकी आवश्यकता क्यों है, नीड क्यों है। सर, नीड इसलिए है क्योंकि ओनली 1.2% एरिया, ओनली 1.2% ऑफ हाई सीज इज प्रोटेक्टेड। सिर्फ इतना ही प्रोटेक्टेड है, और उसके साथ साथ यहां पे 10% स्पीशीज ऐसी हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। 10% स्पीशीज जो है वो क्या है, एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। इस कारण से जरूरत आई कि हम इस ट्रीटी को लेकर आए। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि इसके बारे में क्या ये जो अग्रीमेंट होगा, इंडिया ने साइन कर दिया, इंडिया ने ये साइन कर दिया है।
इंडिया ने ऑफिशियली साइन कर दिया। और उसके साथ और क्या इंफॉर्मेशन इसके साथ हमें शामिल होती है, ये जो ट्रीटी होगी ये लीगली बाइंडिंग होगी, ये लीगली बाइंडिंग होगी। बिल्कुल सही बात है सर, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, नो डाउट। और एंड इसके साथ अभी हम बात करें तो 91 देशों ने इसको साइन कर लिया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यहां पे इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखें। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव इसका ये होगा बच्चा, सबसे पहले जो ओशियन कंजर्वेशन है उसको करना, ओशियन कंजर्वेशन करना। और सेकंड, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करना किसी भी मिनरल एक्सप्लोरेशन का। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना डेवलपिंग नेशंस को, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू डेवलपिंग नेशन। राइट, एंड किस प्रिंसिपल पे आधारित होगा ये, अगर इसके प्रिंसिपल देखें हम तो ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल होगा इंक्लूसिव, इंटीग्रेटेड, इंक्लूसिव, इंटीग्रेटेड, इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड अप्रोच को रखते हुए प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के आधार पर, इंक्लूसिव, इंटीग्रेटेड एंड प्रिकॉशनरी अप्रोच। राइट, जहां पे इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम देखेंगे ट्रेडिशनल नॉलेज का भी सहारा लिया जाएगा, ट्रेडिशनल नॉलेज का भी सहारा लिया जाएगा। ठीक है, ये है बीबीएनजे। इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन आपको नजर आती है? 91 पार्टीज हैं, 8 पार्टीज हैव रेटिफाइड इट। इसका जो हेड ऑफिस सेक्रेटेरिएट होगा वो ब्रसेल्स है। और इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया ने अगर साइन किया है तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसको क्या करेगी, इंप्लीमेंट करने का काम करेगी। ठीक है, 91 पार्टीज ने इसको साइन कर दिया गया, 91 पार्टीज जो हैं उन्होंने इस पे क्या कर दिया है, साइन कर दिया है। ठीक है, सेक्रेटेरिएट की बात करेंगे तो सेक्रेटेरिएट इसका आपको दिखाई देगा ब्रसेल्स में, जो कि है बेल्जियम में। ये है वन पेजर जो कि बीबीएनजे से रिलेटेड है, जहां पे आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट मैंडेटरी हो गया, शेयरिंग ऑफ मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज, कि जो मरीन एरियाज के अंदर जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनकी शेयरिंग की जाए, ताकि नॉलेज जो है, नॉलेज डिसेमिनेशन होगा, शेयरिंग होगा, तो फेयर शेयरिंग होने के साथ साथ उनका कंजर्वेशन भी अच्छे से किया जा सकेगा। डन। अब हाई सीज क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल का जो एरिया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से, उसके बाद अगर जो EEZ 200 नॉटिकल माइल है उसके बाद का एरिया, और ये आउटसाइड होता है नेशनल जुरिस्डिक्शन के, इसीलिए इसको एग्रीमेंट ऑन बीबीएनजे बोला। मेंबर 91 है, इंडिया like most other nations was party to the nearly 20 years of negotiation। ये जो बीबीएनजे है ना, इसके 20 साल से नेगोशिएशन चल रहे थे कि ऐसा हमें करना चाहिए, करना चाहिए, अब ये फाइनल आया है। और इसका मेजर एस्पेक्ट क्या है कि अब ये कॉमन गुड है, क्योंकि ये जो पूरा पानी है सबका, ऐसा तो नहीं है किसी का अधिकार है इस पे, दिस इज कॉमन फॉर एवरीवन, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बनती है। फिर उसके साथ साथ अगर हम यहां पे बात करें, प्रोटेक्शन स्टेटस देखें तो ओनली 1.44% ऑफ हाई सीज आर प्रोटेक्टेड, कभी कहीं 1.2 है, बट यू कैन टेक दिस एज द क्राइटेरिया। द हाई सीज कंप्राइज 64% ऑफ द ओशन सरफेस, ये आपके सामने दिखाई देता है। अब आता है एक और चीज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी। ठीक है, लॉज ऑफ द सी के लिए जो कन्वेंशन है, जिसमें बोला गया, जिसको अडॉप्ट किया गया 1982 में और जो कि 1994 से फोर्स में है। इसका मैंडेट क्या है कि आप जो दुनिया के, वर्ल्ड के ओशियन और सीज हैं, वहां पे किस तरीके के रूल्स गवर्न होंगे, किस तरीके से वो, किन रूल्स के द्वारा वो ओशियन गवर्न किया जाएगा, उनको प्रिपेयर करना यूएन क्लॉज का मेजर प्रोस्पेक्ट है, जिसके अंदर ये कुछ एरियाज कवर करते हैं, जैसे कि टेरिटोरियल सी, जैसे कि कॉन्टिजियस जोन एंड जैसे कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, जहां पे आपके सोवरेन राइट्स तो नहीं है, बट
वहां पे जो आपके एक्सप्लोरेशन है उसके राइट्स आपके पास होंगे। ठीक है, हाई सीज मैंने आपको बता ही दिया है। और इसी यूएन क्लॉज के तहत एक अथॉरिटी है जिसको इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी बोला जाता है, जिसका हेड ऑफिस है किंगस्टन जमैका में, और ये आपको परमिशन देती है कि आप किस तरीके से एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं उस एरिया के अंदर। सो दिस इज वन पार्ट। पहली न्यूज थी बीबीएनजे। अब आती है सेकेंड न्यूज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस न्यूज को अगर आप देखेंगे तो ये न्यूज है जीडीपी एंड जीईपी के बारे में। जीडीपी एंड जीईपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। अभी रिसेंटली उत्तराखंड सरकार ने बोला कि हम अब जीईपीआई यानी कि ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स की बात करेंगे। अब तक हमें जीडीपी के बारे में मालूम है कि हमारी जो टेरिटरी है उस टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका फाइनल प्राइस क्या होगा, वही होता है हमारा जीडीपी। सो आई होप यू रिमेंबर द डेफिनेशन। द फाइनल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ टेरिटरी ऑफ द नेशन फॉर 1 ईयर इज समथिंग वी कॉल एज जीडीपी। वो तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की बात करती है, बट अब यहां पे हमने इन्वायरमेंट प्रोडक्ट को देखना है। तो सबसे पहले ये बोला गया कि जब तक हमारे पास ये नेचर, ये इकोलॉजी हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, फ्री में ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तब तक हम इसकी वैल्यू नहीं करते। पानी फ्री में हमें जब तक मिल रहा था तब तक अच्छा है। आज वो 20 रुपए की बोतल हो गई, कल वो 40 की होगी, फिर 100 रुपए की हो जाएगी। थिंक अबाउट दोज हु डू नॉट हैव इनफ अफोर्डेबिलिटी टू हैव दिस स्वच्छ वाटर, हैव दिस सेफ वाटर। सो यहां पे आके हमें समझ में आना चाहिए कि जो भी ये इकोसिस्टम हमें सर्विसेज देता है उनकी कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू है। 2019 में तमिलनाडु के अंदर चेन्नई के साथ ऐसा हुआ कि वहां पे फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। आप देखो और मानो एक ऐसा शहर जो सारा दिन भर मरीना बीच से पूरे समुद्र को निहारता है, पानी को देखता है, बट उनके पास अब पीने के लिए पानी नहीं है। तब यह एहसास किया गया कि इकोसिस्टम हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब इन सर्विसेज को हम मोनेटाइज करने की कोशिश करें। जब तक इनके साथ मॉनेटरी वैल्यू एसोसिएट नहीं होगी तब तक हम इनकी वैल्यू को जान नहीं पाएंगे। तो पहले हम जीपीआई पे आए। हमें समझ में आना चाहिए, जैसा कि आप लोग भी वाकिफ नहीं होंगे, कि इकोसिस्टम हमें सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करता है। इन सर्विसेज को 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहली सर्विस है प्रोविजनिंग सर्विस। प्रोविजनिंग जो वर्ड आया, इट इज समथिंग इन रिलेशन टू प्रोवाइडिंग समथिंग। व्हाट इट इज प्रोवाइडिंग टू अस? इट इज प्रोवाइडिंग टू अस फूड, इट इज प्रोवाइडिंग टू अस फ्रेश वाटर। ये हमें टिम्बर प्रोवाइड कर रहा है फ्यूल के लिए, है ना। ये हमें बायोमास प्रोवाइड कर रहा है फ्यूल के लिए। ये हमारे को बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स देता है, राइट। ये इसकी प्रोविजनल सर्विसेज हैं जो कि बताती हैं कि ये प्रोवाइड क्या कर रहा है इकोसिस्टम हमें, है ना। इसको आप ऐसे समझ लें, अगर मान लीजिए कोई एक ट्री है जो कि एक इकोसिस्टम का पार्ट है, इस ट्री का जो फ्रूट होगा वो हमें फूड प्रोवाइड कर रहा है, इसकी टिम्बर हमें फ्यूल प्रोवाइड कर रही है, इसकी रूट्स जो पानी को कंजर्व कर रही हैं वो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में हमें फ्रेश वाटर प्रोवाइड कर रही हैं। और अगर ये मेडिसिनल प्लांट है तो इससे हम मेडिसिनल डेरिवेटिव्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस इकोसिस्टम इज। मैंने तो एक ट्री के माध्यम से ही बता दिया आपको। सेकेंड इज रेगुलेटिंग सर्विसेज। क्या इस पूरे के पूरे ट्री के द्वारा यहां की सॉइल का इरोजन नहीं बचेगा? बिल्कुल सही बात है सर, सॉइल इरोड नहीं होगी यहां पे। क्या इसकी इवेपोट्रांसपीरेशन से पानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ह्यूमिडिटी आएगी, तो ह्यूमिडिटी से इसका माइक्रो क्लाइमेट रेगुलेट नहीं होगा? सर माइक्रो क्लाइमेट बदलेगा, रेगुलेट होगा, है ना। ये छाया देगा तो धूप से हमें बचाएगा। उसके साथ साथ क्या इस ट्री के द्वारा जो भी हमारा जो भी सर्विसेज हैं, लेट्स से अगर हम बात करते हैं कोई भी एक ऐसा पानी है जिसके अंदर बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन है, तो वो उस कंटेमिनेटेड जो हैवी मेटल्स होंगे उनको
को क्या कर लेगा, वहीं रोक देगा, तो उसको रेगुलेट करने की कोशिश करेगा। एक वेटलैंड अगर है तो इस वेटलैंड का काम क्या है, इस वेटलैंड का काम किडनी की तरह काम करने का है। ये वेटलैंड एक फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म की तरह काम करता है। तो क्या ये रेगुलेट नहीं करता चीजों को वहां पे? बिल्कुल सही बात है सर, रेगुलेट करता है। क्या अगर ये मैंग्रोव का ट्री होता तो यहां पे ये साइक्लोन को रेगुलेट ना करता, साइक्लोन के हजार्ड को? सर करता। तो उसकी रेगुलेटिंग सर्विसेज हैं। फिर आता है उसकी कल्चरल सर्विस। सर कल्चरल सर्विस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी हम बात करते हैं किसी भी पेड़ की, तो उसके साथ कोई ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे हम हिंदुइज्म में भी देखते हैं, हम पीपल के ट्री को नहीं काटते हैं, है ना, पीपल की पूजा की जाती है। वो क्या है, वो हमारी भावना है, वो उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है ना, उसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस हमारे साथ एसोसिएटेड है। ऐसे ही बहुत सारे जानवर ऐसे हैं, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनका जिनका रिलीजियस जिनका साथ रिलीजियस सेंटिमेंट्स एसोसिएट होते हैं। तो वो क्या है, हमारी कल्चरल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। टूरिज्म को अगर हम देखें तो वो भी प्रमोट करने का काम ये इकोसिस्टम करता है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। जैसे कि अगर आप रॉयल बंगाल टाइगर देखें, उसको देखने के लिए आप जाते हैं सुंदरबन में, तो डेफिनेटली यू गिव मनी, जो इकोनॉमी में कैश फ्लो आता है। देन इन सबके साथ सबसे इंपॉर्टेंट है सपोर्टिंग सर्विस। सपोर्टिंग सर्विस का मतलब इस इकोसिस्टम में जो ये सॉइल का फॉर्मेशन है, इस सॉइल के फॉर्मेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये सपोर्ट कर रही है इन तीनों सर्विसेज को, इसीलिए सबसे ऊपर ये रखा जाता है। चाहे वो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड कहां मिलेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ये पेड़ कहां बच पाएगा, है ना। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, अगर जितने भी ये न्यूट्रिएंट हैं, न्यूट्रिशंस हैं, चाहे वो नाइट्रोजन का साइकिल है, चाहे वाटर का साइकिल है ना, चाहे कार्बन का साइकिल है, चाहे दूसरे न्यूट्रिएंट हैं, उनकी साइक्लिंग के थ्रू ही तो ये पूरा इकोसिस्टम पूरे के पूरी सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहा है। तो दीज आर दी सर्विसेज ऑफ द इकोसिस्टम। ये क्या है, इकोसिस्टम की सर्विसेज हैं। अब इन सर्विसेज को तो हमने जान लिया, सर्विसेज तो हमने जान ली, बट क्या इनकी वैल्यू आपको पता है क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम इन इकोसिस्टम सर्विसेज की वैल्यूज को काउंट करेंगे, तब वो होगा एक साल के अंदर ये पूरा इकोसिस्टम कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। दैट इज समथिंग वी कॉल एज ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, जो कि आप यहां से भी देख सकते हैं कि इस पूरी स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट में क्या आएगा, वाटर कितना है, फ्लड का मिटिगेशन कितना हुआ, सॉइल को कितना रिटेन किया, पॉलिनेशन क्या हुआ, और उसके साथ साथ एयर प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन, मेंटल हेल्थ भी लिखा हुआ है इसके अंदर। ये कैसे है सर? मेंटल हेल्थ ऐसे है कि मैं अगर परेशान हूं और कभी किसी दौर में पहाड़ों में जाता हूं, वहां की जो एस्थेटिक ब्यूटी है, वो एस्थेटिक ब्यूटी विल कीप मी काम एंड कंपोज्ड एंड कैन हेल्प माय मेंटल स्टेबिलिटी, माय मेंटल हेल्थ। दैट इज व्हाट एन इकोसिस्टम इज गिविंग टू यू, राइट। सो ये उसके ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट का भाग है। जीडीपी में तो आप जानते ही हैं, माइनिंग, जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो शामिल होगा। तो वापिस यहां पे आए, उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट बना जो कि ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स के साथ आएगा। इट नाउ नॉट ओनली मेजर्स द सर्विसेज वी रिसीव फ्रॉम द एनवायरनमेंट, बट ऑल्सो व्हाट वी कंट्रीब्यूट बैक टू इट। हम इसको क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये उसके अंदर भी शामिल होगा। सर्विसेज तो आ ही रही हैं, मैंने कितने पेड़ लगाए, मैंने कितना एनवायरनमेंट बचाया, वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अब इसके अंदर बात करें इकोलॉजिकल असेसमेंट सिस्टम, जीईपी एक ऐसा सिस्टम है जो भी हमारा इकोलॉजिकल स्टेटस है किसी रीजन का, उसको असेस करता है, एंड इज नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी मैं अभी आपको 2 मिनट में समझाता हूं क्या है। इट इज अ पायनियरिंग अप्रोच दैट इवेल्युएट्स एंड असाइंस। ये क्या असाइन करता है? मॉनेटरी वैल्यू टू द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को कौन बताएगा? जीईपी बताएगा। बेनिफिट क्या है? प्रोविजनिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज, सपोर्टिंग सर्विसेज एंड cultural services. Monetary value, by converting these diverse ecosystem services into single monetary value, जीईपी हाईलाइट करेगा कि उस नेचुरल वर्थ, उस पूरे के पूरे इकोसिस्टम का नेचुरल कैपिटल जो है उसका वर्थ कितना है, ठीक है।
उसके साथ साथ इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करें, इसमें टिम्बर, कितना वो कार्बन को सिंक कर रहा है, न्यूट्रिएंट का साइक्लिंग, सॉइल का फॉर्मेशन, टूरिज्म, ये सारी बातें आती हैं। जीईपी वर्सेस जीडीपी मैंने आपको बता दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि जीईपी जो है वो जीडीपी से भी ज्यादा हो, मतलब आप किसी रीजन के अंदर इकोसिस्टम की जो सर्विसेज हैं वो ज्यादा वैल्यू की हैं रादर देन वहां पे जितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उससे। अब एक यहां पे बात आती है जीईपी का फॉर्मूला क्या होगा। इसके लिए जीईपी इंडेक्स निकाला गया कि जो ये हवा है, एयर का जीईपी कितना होगा, एयर के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड की गई, उसके द्वारा हमने उसके अंदर क्या कंट्रीब्यूट किया, प्लस वाटर का ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट, देन सॉइल से हमें क्या मिल रहा है और जंगलों से हमें क्या मिल रहा है, वो सारी चीजें जीईपी के अंदर कैलकुलेट होंगी। हमें इतना पता लग गया, बस एक चीज ये याद रखनी है, जो ये सरकार इंडेक्स निकाल रही है ये किसको मेजर करेगी, द सर्विसेज वी रिसीव फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड व्हाट वी कंट्रीब्यूट बैक टू इट। तो आप समझ सकते हो कि एयर बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड तो कर रही है, बट उसके साथ साथ हम पोल्यूशन करके उसकी वैल्यू को कम भी कर रहे हैं, तो जीईपी खराब हो जाएगा। एनीवेज, अब आता है एक और चीज यहां पे कि सर ये तो चलो ठीक है, बट एक बात ये बता दो कि ग्रीन जीडीपी क्या होता है। ग्रीन जीडीपी का मतलब यह है कि मान लीजिए जीडीपी में आपने देखा कि बहुत सारा प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, वो बन गया आपका जीडीपी। बट अगर मैंने इस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन किया, वो कितना एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हुआ है, कितना एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हुआ, उसकी वैल्यू को घटा दूंगा तो मिलेगा मुझे क्या, ग्रीन जीडीपी। उस जीडीपी को हम क्या बोलेंगे, ग्रीन जीडीपी, कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड माइनस द एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। ठीक है, तो यहां पे हम इस साइड में आ जाएं और हमें पता लगेगा ग्रीन जीडीपी, जीडीपी आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द एनवायरमेंटल डैमेज, ये रिफ्लेक्ट करेगा कि इकोसिस्टम की जो सर्विसेज हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या होती हैं। सो दिस इज वन एस्पेक्ट दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। चले, थर्ड न्यूज जो इसके अंदर मेंशन, आई हो आपको मजा आ रहा होगा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था, बट उसको समझाया मैंने ऐसे कि आपको पता तो हो कि सर्विसेज कौन सी हैं, फिर आप देखोगे ना कि उनकी वैल्यू, देखो मोनेटाइज कैसे किया जाएगा उसके फॉर्मूलाज होंगे, वो अलग अलग तरीके से लोग वहां पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो फॉर्मूला तय कर देंगे, बट उसकी वैल्यू असाइन करना था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। अब जब ये अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग आती है तब एक चीज समझ में आई मेरे को, वो ये कि ये 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग थी जो कि कोची इंडिया में हुई 20 से 30 मई 2024 के बीच में, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। अगर हम इस 46th अंटार्कटिक कंसल्टेटिव मीटिंग की बात करें तो इसका जो मेजर मकसद है वो ये है कि जो अंटार्कटिका है वो भी तो एक ग्लोबल कॉमन है, राइट, वो भी ग्लोबल कॉमन है, किसी एक देश का उस पर अधिकार नहीं है। उस अंटार्कटिका के अंदर कैसे सस्टेनेबल लेवल पे डेवलपमेंट होगा, दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। मोर ओवर, वहां पे अगर मान लीजिए भारत अपना कोई एक नया स्टेशन लगा रहा है, जैसे हम प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं मैत्री 2, तो उसका एक इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, और अगर कोई और देश भी वहां पे आ रहा है तो उसके बारे में भी जानकारियां हासिल हों। तो अंटार्कटिका को लेकर एक डिटेल में उसका जो एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव है वो क्या होना चाहिए, उसको लेकर ये मीटिंग हुई, जिसके बारे में अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये 46th मीटिंग हुई एंड द 26th कमिटी फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। देखें, यहां पे दो चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। पहली चीज तो ये है, जो अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग है, ये तो कौन सी है, 46th, 46वीं मीटिंग थी, बट इनके अंदर इन्होंने सोचा कि हम एक कमिटी बनाते हैं जो कि कमिटी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कहलाएगी, सीईपी। उसकी मीटिंग हुई थी, उसकी कौन सी मीटिंग थी, 26th। मतलब अगली बार अगर 47th अंटार्कटिक कंसल्टेटिव मीटिंग होगी तो सीईपी की 27th होगी। तो ये उसके अंदर एक और कमेटी है जो कि स्पेसिफिकली किसके बारे में बात करती है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में, जो कि हुई कहां पे, कोची के अंदर। अब इसके आउटकम्स क्या हैं,
इन्होंने अप्रूव किया कुछ मैनेजमेंट प्लान्स को। इन्होंने बोला कुछ 17 अपडेटेड एंड न्यू मैनेजमेंट प्लान्स हैं फॉर अंटार्कटिक स्पेशली प्रोटेक्टेड एरियाज एंड मेड सेवरल चेंजेस एडिशंस टू द लिस्ट ऑफ हिस्टोरिक एंड मॉन्यूमेंट साइट्स। इन्होंने जो भी प्लान्स थे, मैनेजमेंट प्लान्स थे, यानी कि उस अंटार्कटिका के रीजन को, जो कि अंटार्कटिका का स्पेशली प्रोटेक्टेड एरिया है, जैसे प्रोटेक्टेड एरिया हमारे पास हमारे देश में है, वैसे ही अंटार्कटिका का जो स्पेशली प्रोटेक्टेड एरिया है उसके अंदर क्या मैनेजमेंट होगा, किस तरीके से मैनेजमेंट प्लान होगा, उसके अंदर कुछ एडिशन किया गया। अगर हम कोई भी नया प्रोजेक्ट अंटार्कटिका में लगा रहे हैं, रिसर्च स्टेशन लगा रहे हैं, तो उसका डिटेल्ड असेसमेंट, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट भारत प्रोवाइड करेगा इस ट्रीटी के तहत, हमने बोला। उसके साथ साथ हम इस एटीसीएम बोले तो जो ये अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग है, इसने प्रमोट किया कि अब हम रिन्यूएबल एनर्जी के यूज को एनकरेज करेंगे और बायोसेफ्टी मेजर्स, यानी कि ऐसे मेजर्स लेंगे जिससे जो एवियन इन्फ्लुएंजा जैसे पैथोजेंस हैं उनके इंपैक्ट को मिटिगेट किया जाए। 3 चीजें हैं। पहला, एटीसीएम अंटार्कटिका ट्रीटी ऑन कंसल्टेटिव मीटिंग 46वीं मीटिंग कोची में, 26वीं इसी के अंदर हुई है सीईपी, जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करती है, कमेटी फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। क्या किया गया? पहला, मैनेजमेंट प्लान्स। दूसरा, भारत इसमें एनवायरमेंट असेसमेंट देगा मैत्री 2 के लिए। तीसरा, इन्होंने बोला कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करेंगे। सीईपी की प्रायोरिटीज में इन्होंने क्या बोला? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की प्रायोरिटीज में बोला कि हम अंटार्कटिका के अंदर कौन है? पेंगुइन्स हैं, उनको कंजर्व करेंगे। जो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है उसे एनहांस करेंगे और एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क लेके आएंगे ताकि अंटार्कटिका को मॉनिटर किया जा सके। देन अवेयरनेस मेजर्स के अंदर यहां पे आपको याद रखना है माई स्टैंप, अ स्पेशल माई स्टैंप फीचरिंग द ATCM 46 लोगो वाज लॉन्च्ड, जिसमें मुरल टाइटल्ड स्पीशीज रिच अंटार्कटिका की बात की गई। स्पीशीज रिच अंटार्कटिका की बात की गई। ठीक है, अब यहां पे हम इसके बारे में कुछ देख सकते हैं इसको फ्लो चार्ट के रूप में। अगर मैंने 46 ATCM की बात की है तो इसके साथ साथ 26 CEP भी है। ठीक है, ये किसके बारे में बात करता है? अंटार्कटिका के अंदर स्पेशल प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं उनको लेकर, स्पेशल प्रोटेक्टेड एरियाज जिसको ASPA के नाम से जाना जाता है। इसके लिए जो नए मैनेजमेंट प्लान्स बनाए जाएंगे। ठीक है सर। देन हमने बोला कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट इंडिया प्रोवाइड करेगा। किसके लिए? इंडिया प्रोवाइड करेगा एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट प्लान और मैत्री 2 के लिए, जो हमारा रिसर्च स्टेशन आएगा। थर्ड, ये बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को हम क्या करें? प्रमोट करें। एंड पैथोजेंस को, जो पैथोजेंस हैं उनको हम क्या करें? उनके इंपैक्ट को मिटिगेट करें। देन सीपी की प्रायोरिटीज के रूप में पेंगुइन्स हैं। एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाएं एंड यहां पे एक मेजर हिस्सा डाला गया कि हम स्पीशीज रिच अंटार्कटिका बनाएं। This is about the 46th ATCM and 26th CEP। अब ATCM के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है वो पढ़ लेते हैं। एनुअल मीटिंग होती है। फ्रीक्वेंसी पहले क्या था? ये हर 2 साल में एक बार मिला करते थे, बट 1994 के बाद इन्होंने सोचा कि नहीं, अब हम हर साल मिलेंगे, चाय पानी नाश्ता करेंगे, बढ़िया बातें करेंगे। अब CEP के बारे में क्या है? ये भी किसके अंडर बनाई गई? CEP वॉज क्रिएटेड अंडर द मैड्रिड प्रोटोकॉल, ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू दी अंटार्कटिक ट्रीटी। जो ये अंटार्कटिक ट्रीटी है ना, उसके अंदर ही एक एनवायरमेंट को लेके प्रोटोकॉल बनाया गया और वहीं पे मैड्रिड के अंदर इसको फाउंड किया गया। क्या होगा? ये कंजर्व करेगी अंटार्कटिका के एनवायरमेंट को।
अब आती है अंटार्कटिका ट्रीटी क्या है। देखो क्या है, क्या खूबसूरत सी बात है। इसका आप थोड़ा सा लिंकेज देख लो, कहीं छूट ना जाए कोई बात, मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले 1961 में होती है अंटार्कटिक ट्रीटी, राइट। कौन सी ट्रीटी है? अंटार्कटिक ट्रीटी, ठीक है। इस अंटार्कटिक ट्रीटी के अंदर एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए एक प्रोटोकॉल आता है जिसे हम मैड्रिड प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। मैड्रिड प्रोटोकॉल, ये जो मैड्रिड प्रोटोकॉल है इसी से जन्म लेता है कौन? सीईपी। इसी से जन्म लेता है कौन? सीईपी। सीईपी कब आया? 1991 में। सीईपी कब आया? 1991 में। और इसका काम क्या है? इसका काम है एनवायरमेंट कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका, ऑफ अंटार्कटिका। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले इनकी जो मीटिंग थी वो हर 2 साल में एक बार होती थी, अब इनकी एनुअल मीटिंग है। एनुअल मीटिंग सिंस 1994, एनुअल मीटिंग सिंस 1994, ठीक है। चलो आ जाओ। इसके बाद ओरिजिन कहां से होता है? 1959 में बाय 12 कंट्रीज। 1961 में ये फोर्स में आया। 57 आउट ऑफ विच 29 आर कंसल्टेटिव पार्टीज जो कि डिसीजन मेकिंग में भाग लेती हैं। 1983 से भारत भी इसका मेंबर है। जब से हमने वर्ल्ड कप जीता तो हमारी थोड़ी सी साख बढ़ी, तो हमने बोला हम भी यहाँ के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसका मतलब क्या है? पूरा का पूरा अंटार्कटिका ट्रीटी का कारण क्या है कि हम अंटार्कटिका को पीसफुल पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं। इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉपरेशन प्रमोट करेंगे, वहां पे कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं होगा और रेडियो एक्टिव वेस्ट का डिस्पर्जल वहां पे नहीं किया जाएगा। अब अगली न्यूज जो है, अब भारत के अंटार्कटिका में जो रिसर्च स्टेशन हैं वो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती हैं, और अब मैत्री 2 हम लाने जा रहे हैं। थर्ड इज सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर लैंडस्केप रिलेटेड टू टाइगर कॉन्फ्रेंस। तो यहां पे द सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कॉन्फ्रेंस। देखिए, जब भी इस टाइगर की बात आती है, देन व्हाट हैपेंस in this entire thing, we know a fact that tigers are nothing but the apex predators. ये apex predators हैं, और इन्हीं टाइगर्स के कारण ही क्लाइमेट के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर और मोर ओवर बायोस्फेयर के अंदर स्टेबिलिटी मौजूद होती है। बायोस्फेयर को क्या प्रोवाइड करते हैं? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। 2010 से लेकर 2022 तक टाइगर को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए गए। बिल्कुल सही बात है। जिसमें कुछ एफर्ट्स के अंदर हम बात करें तो ग्लोबल टाइगर फोरम बनाया गया पहले, जो कि 13 टाइगर रेंज कंट्रीज का एक फोरम है। 13 टाइगर रेंज कंट्रीज कौन सी हैं? जैसे हम भारत से शुरुआत करते हैं, इंडिया हो गया है ना, नेपाल हो गया, बांग्लादेश, भूटान, फिर चाइना, है ना। उसके साथ साथ कुछ देश साउथ ईस्ट एशिया के भी इसमें शामिल होंगे, जैसे कि म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, है ना, मलेशिया। फिर एक देश और जो है रशिया। ये जो देश हैं 13 टोटल देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देश, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देश और एक रशिया। इन 13 देशों ने 2010 के अंदर रशिया के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में एक मीटिंग रखी और वहां पे एक डिक्लेरेशन दिया, और उस डिक्लेरेशन में बोला कि 2022 तक हम टाइगर की पॉपुलेशन को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। TX2 गोल दिया गया। टाइगर की पॉपुलेशन को हम क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। ये कब बोला गया? 2010 के अंदर। ठीक है सर, वहां पे एफर्ट्स भी किए गए, बट स्टिल ये जो एफर्ट्स हैं, इन एफर्ट्स को करने के लिए आवश्यकता किसकी होती है? फाइनेंसेस की। अब चाहिए पैसा। तो इस पैसे के लिए जो सस्टेनेबल फाइनेंस है फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस, ये उसके लिए कॉन्फ्रेंस है। तो आई होप अब आपको बैकग्राउंड पता लग गया कि ये है क्या। ये भूटान के अंदर भूटानीज गवर्नमेंट ने हेल्ड किया, और इसके अंदर एक असिस्टेंस दिया गया टाइगर कंजर्वेशन कोएलिशन का।
यहां पे बहुत ध्यान से देखना। देखो दो चीजें तीन चीजें हैं। पहले एक चीज तो मैंने आपको बता दी, ग्लोबल टाइगर फोरम। ये ग्लोबल टाइगर फोरम कौन सा है? इसमें है 13 टाइगर रेंज कंट्रीज, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद आता है सस्टेनेबल फाइनेंस, सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप। ये जो SFTLC है, जो ये कॉन्फ्रेंस है, ये किसके लिए है? टाइगर को बचाने के फाइनेंस को लेकर। और ये कॉन्फ्रेंस के अंदर असिस्टेंस किसने दिया? इनके अंदर असिस्टेंस दिया टाइगर कंजर्वेशन कोएलिशन TCC के द्वारा। जहां पे ये वर्ड कोएलिशन आ जाता है ना, तो वहां पे आप समझ के रखें कि कुछ सिर्फ गवर्नमेंट्स नहीं होंगी, बट गवर्नमेंट के साथ साथ कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंदर शामिल होंगे। ठीक है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगे। अब ये पारो स्टेटमेंट क्या है? पारो स्टेटमेंट जो है, जब ये कल्मिनेट की गई पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस, उसके बाद भूटान की सरकार द्वारा दिया गया। ये कहते हैं कि हम अब क्या करने वाले हैं, 2034 तक $1 बिलियन की फंडिंग को और ज्यादा एडिशनल फंडिंग को क्या करेंगे? एडिशनल फंडिंग को रेज करेंगे, जिससे टाइगर को क्या किया जा सके? कंजर्व किया जा सके। दिस कॉन्फ्रेंस कन्वीन्ड टाइगर रेंज कंट्रीज, टाइगर रेंज कंट्रीज 13, प्लस उसके साथ साथ कौन है? विजनरी प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर डोनर्स। अब ये डोनर्स को इनवाइट करेंगे, इन्वेस्टर्स को इनवाइट करेंगे, उसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज को बुलाएंगे, ताकि हम इस पूरी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टाइगर को बचाने के लिए पैसा इकट्ठा कर सकें। कितना $1 बिलियन 2034 तक इकट्ठा करना है? $1 बिलियन, जिससे हम टाइगर को बचा सकें। ठीक है, ह्यूमंस को बचा लें, बट ठीक है कोई बात नहीं, टाइगर भी जरूरी है ही। अब सस्टेनेबल फाइनेंसिंग इनिशिएटिव, यहां पे इन्होंने बोला कि ये जो पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसके अंदर फाइनेंसिंग कैसे ली जाएगी? बोले कि हम क्या करेंगे? टाइगर बॉन्ड्स इशू करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, वो एक प्राइवेट सेक्टर्स को, टू एंगेज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स, उनको एंगेज करने के लिए टाइगर बॉन्ड्स डालेगा। टाइगर बॉन्ड्स मतलब अगर आपने वो बॉन्ड खरीदा है तो आपका जो पैसा है वो टाइगर कंजर्वेशन के लिए जाएगा। ठीक है, फिर टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्होंने क्या किया? अपना एक फंड बताया जो कि टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड होगा। फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें समझ में आ गया। तो यहां से इस पूरी स्लाइड से हमें क्या पता लगा? इससे हमें पता लगा जो ये फाइनेंसिंग है, जो ये फाइनेंसिंग है, जो ये फाइनेंसिंग है, फाइनेंसिंग जो हो रही है दोस्तों, जो ये फाइनेंसिंग हो रही है, दिस फाइनेंसिंग इज थ्रू दी सस्टेनेबल मैनर। और ये सस्टेनेबल मैनर में क्या आएगा? सस्टेनेबल मैनर में दो आएंगी चीजें। पहला होगा टाइगर बॉन्ड्स, और दूसरा होगा मेरे दोस्तों टाइगर बॉन्ड्स के साथ साथ जो कि यूएनडीपी का एक इनिशिएटिव टाइगर फंड। ठीक है, ये चीजें हमने यहां पे देखी, सस्टेनेबल टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, अभी टाइगर कंजर्वेशन कोएलिशन क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसा कोएलिशन है जहां पे टॉप साइंटिस्ट होंगे, वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट होंगे विद द गोल ऑफ कंजर्विंग टाइगर्स। इंडिपेंडेंट ग्रुप है ये क्या है? इंडिपेंडेंट ग्रुप है। जनरली कोएलिशन में ऐसा ही होता है, गवर्नमेंट के साथ ही इंडिपेंडेंट ग्रुप्स आते हैं, बट यहां पे गवर्नमेंट नहीं है, ये किसका कोएलिशन है? इंडिपेंडेंट ग्रुप्स का, टॉप साइंटिस्ट का, कंजर्विंग टू हैविंग द गोल ऑफ कंजर्विंग टाइगर्स। मेंबर ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट जो स्लाइड है वो यही पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी, WWF, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, एंड UNDP। तो देख लो, UNDP, IUCN, WWF और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी। भारत ने क्या प्रयास किए हैं? प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 1973 में चलाई गई, और इस स्कीम के बाद हमने टाइगर को कंजर्व करने के लिए कुछ टाइगर रिजर्व्स का सहारा लिया। फिर उसके बाद 2006 में अमेंडमेंट करके NTCA बनाया, और फिर प्रोजेक्ट टाइगर के साथ साथ हमने प्रोजेक्ट लायन भी लॉन्च किया। 2022 में चीता को ट्रांसलोकेट करने के लिए वी केम अप विद द प्रोजेक्ट चीता एज वेल। उसके बाद
टाइगर कंजर्वेशन के लिए क्या टेक्नोलॉजी लाई गई? सबसे पहले जो लिडार बेस्ड सर्वे टेक्नोलॉजी है, ताकि जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हैं उनसे हम उनको थोड़ा सा कर्ब कर सकें, ताकि हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से पता लगे कि इनका एरिया कितना है। सेकंड, एम स्ट्राइप्स मॉनिटरिंग करने के लिए जो एक टेक्नोलॉजी लाई गई, दैट इज एम स्ट्राइप्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स। जीपीएस को यूज करते हैं टू जियो टैग फोटो एविडेंसेस एंड सर्वे इंफॉर्मेशन के लिए। फिर आता है कैटरेट, कैमरा ट्रैप डेटा रिपोजिटरी एंड एनालिसिस टूल, जिसमें हम कैमरा और इन फोटोग्राफ से इनको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। ग्लोबल टाइगर फोरम मैंने आपको बता दिया है। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव जो है ये 2008 में लॉन्च किया गया था, जहां पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और फिर सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन मैंने आपको 2010 वाला भी बता दिया। इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। बट इसमें हमारा दुष्ट मित्र पाकिस्तान नहीं है। दुष्ट और मित्र, मित्र तो नहीं है बट दुष्ट पड़ोसी है। चले, नेक्स्ट इज कन्वेंशन ऑन माइग्रेशन स्पीशीज। देखें, देर इज अ कॉन्फ्रेंस जिसको हम बोन कन्वेंशन कहते हैं, जिसको माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन माना जाता है। ये जो बोन कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, इसकी जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है उसे बोला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। उसे हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और ये मीटिंग हुई अभी समरकंद के अंदर। इसके अंदर बोला गया कि हमने सीएमएस के जो भी अपेंडिक्स हैं, अब होता क्या है, जो भी आपने मान लो कोई भी, अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने ये कन्वेंशन पढ़ा है माइग्रेटरी स्पीशीज का, जिसमें क्या है अपेंडिक्स दिए होते हैं और उसमें मेंशन की गई होती हैं स्पीशीज। उन स्पीशीज पे किस तरीके का प्रोटेक्शन लिया जाएगा वो ये अपेंडिक्स शो करते हैं। अब यहां पे इन्होंने अमेंडमेंट किए अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 में, जो कि विच वर देन रेकमेंडेड फॉर अडॉप्शन बाय द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। फिर उनके सामने रखा गया कि आप इसको अडॉप्ट कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, यहां पे इस बार के कन्वेंशन का जो मेजर मुद्दा था, दैट वाज नेचर नोन नो बॉर्डर। नेचर जो है उसको कोई बॉर्डर की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तो ये माइग्रेशन की बात कर रहे हैं। अब बोन कन्वेंशन, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी किसकी एजिस में हुई थी? यूएनईपी के द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं, डन है। इसके अलावा इस ट्रीटी के अंदर क्या हुआ? इस ट्रीटी के अंदर अगर हम बात करते हैं, पहले तो मेंबर्स कितने हैं? 2022 तक 133 मेंबर हैं। यूएन के द्वारा ग्लोबल, यूएन बेस्ड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेडिकेटेड है मेजॉरिटी ऑफ द माइग्रेटरी स्पीशीज हैं उनको लेकर, चाहे वो एवियन हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, चाहे वो एक्वेटिक हो। ये बात आप याद रख लेना कि सिर्फ पक्षी नहीं है, टेरेस्ट्रियल भी और एक्वेटिक स्पीशी भी इसके अंदर शामिल होती हैं, क्योंकि दिस टॉक्स अबाउट माइग्रेशन, राइट। देन अगर हम बात करते हैं हाइलाइट्स की, तो इसके अंदर 14 माइग्रेटरी स्पीशीज को अडॉप्ट किया गया, दैट यू कैन रिमेंबर इफ यू वांट टू। सेकंड, वन हेल्थ इनिशिएटिव, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं जो जूनोटिक डिजीजेस हैं they are becoming more prominent these days. That is why One Health Central Asia project launch किया गया। One Health Central Asia project, ये ध्यान रखना, जूनोटिक डिजीजेस के लिए है। कोलैबोरेशन बिटवीन लोकल एंड इंटरनेशनल बॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके साथ साथ यहां पे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी हुआ, दैट इज समथिंग विच वी नीड नॉट टू अंडरस्टैंड। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज की बात करें, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान विल इंप्लीमेंट एक्शंस टू कॉम्बैट। ये सारी कौन सी नेशन है? दे ऑल आर दी सेंट्रल एशियन नेशन। ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जो कि इसको इंप्लीमेंट करेंगी। ठीक है, 399 स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया गया, जो कि जिनको लिस्ट किया गया सीएमएस के अंडर। अब यहां पे क्या है, सेंट्रल एशियन स्पीशी ही क्यों है? क्योंकि जब भी ये एवियन स्पीशीज माइग्रेट करती हैं तो दे डू टेक हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, है ना। और उसमें इनके जो पाथवेज हैं एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने के, वो बहुत ही फिक्स्ड हैं, उन्हीं को फ्लाईवेज कहा जाता है। तो कुछ फ्लाईवेज के अंदर एक फ्लाईवे आता है जिसको आप सेंट्रल एशियन फ्लाईवे कहते हैं।
अगर ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का रिकॉग्निशन आपने किया, जो कि साइबेरिया से मालदीव्स का है, वो इन्होंने आइडेंटिफाई किया, वो इन्होंने इस बार रिकॉग्नाइज कर लिया कि सेंट्रल एशियन नेशन कह रहे थे कि भाई हमारे यहां से इतनी बार पक्षी उड़ के जाते हैं, इसका नाम रखो भाई। मालदीव्स तक जाते हैं ये पक्षी, कहां से? फ्रॉम साइबेरिया। तो उस फ्लाईवे को सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का नाम दिया गया। An action plan was adopted to improve the conservation of Indian skimmer, जो कि अफ्रीकन और यूरेशियन रीजन में है, ठीक है। और कुछ मरीन स्पीशीज के बारे में यहां पे बात की गई, ठीक है। सिंगल स्पीशीज एक्शन प्लान में हॉक्सबिल टर्टल एक्शन प्लान को अडॉप्ट किया गया। जो ये हॉक्सबिल टर्टल है, ये आप याद रखने वाले हैं, जो कि भारत में भी मिलता है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास। डन। फिर इंडिया और सीएमएस का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमने इसको साइन किया हुआ है। द नेक्स्ट न्यूज इज ग्रीनियम, जिसको बोलते हैं ग्रीन प्रीमियम। ग्रीन प्रीमियम बोलता है कि ऐसी कोई भी प्रैक्टिसेस जो कि प्रीमियम है, और किसके लिए प्रीमियम है? ग्रीन है। मतलब मैं अगर ईवी चला रहा हूं तो मैं ग्रीनियम कर रहा हूं, अगर मैंने सोलर पावर प्लांट लगाया तो वो ग्रीनियम के अंदर आया। अगर वो ग्रीन बॉन्ड है, मतलब मैंने ऐसा पैसा बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट किया जो कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए जा रहा है, देन इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ग्रीनियम। अब ये क्या है, इसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, इंडियन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स अट्रैक्टेड मिनिमल ग्रीनियम फ्रॉम द प्राइवेट इन्वेस्टर। प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने इसमें कोई प्रीमियम नहीं भरा। कैसे? पहले तो ये देखो, ये है क्या? ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीन और प्रीमियम। It refers to the additional value or premium price investors or consumers are willing to pay for environmental friendly product. मान लो मेरे को दो गाड़ियां मिल रही हैं, एक गाड़ी ईवी है, एक गाड़ी पेट्रोल की है। मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं गाड़ी के अंदर। अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं ग्रीन प्रोडक्ट में, देन इट वुड बी कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ ग्रीनियम, जहां पे इन्वेस्टर्स आर मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स द इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट को के अंदर पे करने के लिए, के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए अलाइन होते हैं। एडिशनल कॉस्ट है ऑफ चूजिंग क्लीन टेक्नोलॉजी ओवर दैट एमिट्स मोर ग्रीन हाउस गैस। ठीक है भाई, हाँ सच बात है कि मैं अगर कोई भी गाड़ी लेके आता हूं, उसका ईवी सेगमेंट लूंगा तो महंगा होगा ही, कोई शक नहीं है, डेफिनेटली महंगा। जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, दैट इज समथिंग इज पार्ट एज द प्रीमियम जो कॉस्ट है उसकी, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ग्रीनियम। ठीक है भाई, क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। देन वी हैव इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इस स्कीम की बात करें तो इसका काम यह है कि जितनी भी स्टेट्स हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इसका काम यह है, दिस इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जहां पे किसी भी स्टेट को उसके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या उसे हम प्रोटेक्टेड एरियाज कहें, उन प्रोटेक्टेड एरिया को कंजर्व करना है, या उसके बाहर का कोई भी एरिया जो कि नेशनल पार्क नहीं है बट फिर भी उसे कंजर्व करना है, तो उसके लिए जो फाइनेंसेस होंगे वो प्रोवाइड किए जाते हैं इस स्कीम के तहत, राइट। पैसा प्रोटेक्टेड एरियाज और उसके आउटसाइड एरियाज को कंजर्व करने के लिए दिया जाता है। प्रोटेक्ट बोथ विद इन एंड आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया, वहां पे वाइल्ड लाइफ और हैबिटेट को कंजर्व करना है तो पैसा दिया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। इसके अंदर सपोर्ट दिया जाता है नेशनल पार्क को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, कंजर्वेशन रिजर्व को, सबको। ठीक है, कैबिनेट ने अप्रूव किया, अभी ये स्कीम कंटिन्यू रहेगी। इस स्कीम के अंदर कंपोनेंट, सब कंपोनेंट क्या है? सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर इज द सब कंपोनेंट, देन प्रोजेक्ट एलिफेंट इज द सब कंपोनेंट, then project lion is the sub component, then project cheetah is the another component, है ना। उसके साथ साथ एक 22 एंडेंजर्ड स्पीशीज को आइडेंटिफाई करके उनके लिए प्रोजेक्ट चलाना, वो भी इसका मेजर कंपोनेंट के रूप में देखा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर के साथ साथ आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ साथ प्रोजेक्ट चीता एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन एंड प्रोजेक्ट लायन। ठीक है, उसके साथ साथ
it also supports lesser known species identified under the species recovery program। जो मैं आपको बोल रहा था species recovery program, जिसके अंदर 22 स्पीशी हैं, 16 तो उसमें है टेरिटोरियल और 6 हैं एक्वेटिक। उन स्पीशीज को भी आइडेंटिफाई करना और उनके इकोसिस्टम में उनके हैबिटेट को कंजर्व करने के लिए पैसा या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना इज द एस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। देन आगे बढ़ते हैं, जो ये 22 स्पीशीज हैं वो यहां पे आपको मेंशन है। देन वी हैव ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो बिकॉज दिस इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। UNCBD का जो काम है दैट इज टू कंजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अक्रॉस द ग्लोब। अब यहां पे थोड़ा क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये कन्वेंशन निकल के सामने आता है 1992 रियो अर्थ समिट से। रियो अर्थ समिट में जब इस कन्वेंशन को लाया गया तब इसका मेजर पर्पस था कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे, अब बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्वेशन है उसके लिए ये मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में कुछ एजेंडास डिसाइड किए जाते हैं। उन मीटिंग्स को हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जानते हैं, जो कि इनकी डिसीजन मेकिंग या गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करता है। यानी कि एक गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करता है कौन? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, इसी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी बनाया गया। स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी, ये जो प्लान बनाया गया था, ये बनाया गया था 2011 से 2020 के अंदर। यानी कि 2011 से 20 तक बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कौन से प्लान को हम आगे लेकर चलेंगे। इस प्लान के अंदर टोटल 20 टारगेट रखे गए और ये जो 20 टारगेट्स थे इनको हम जानते हैं आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स के नाम से। आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स के नाम से व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी तब हम इन आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट को याद किया करते थे कि ये 20 टारगेट क्या हैं। बट अब 2020 तो चला गया, तो ये बायोडाइवर्सिटी टारगेट के बारे में जब देखा गया तो पता लगा इन टारगेट्स में से नन ऑफ द टारगेट वाज अचीव्ड। तो अब इनको लगा कि अब वक्त आ गया है कि कुछ और तूफानी किया जाए। इसका मतलब यह था कि 2020 के बाद पोस्ट 2020 क्या किया जाएगा, इसके लिए एक मीटिंग होती है जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग 14th, जो कि इजिप्ट के शहर शर्म अल शेख के अंदर हुई। शर्म अल शेख के अंदर जो ये मीटिंग हुई, इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि अब हम 2020 के बाद कुछ नया फ्रेमवर्क लेके आएंगे। उस फ्रेमवर्क के अंदर तय किया जाता है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की नींव को रखा जाता है, वहां पे रखा जाता है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। 2014 कॉप 14 के अंदर ये लिया गया डिसीजन। अब जब कॉप 15 होगा तब कॉप 15 में इसको क्या किया गया, अप्रूव किया गया और हमने देखा कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसे GBF कहते हैं, ये फोर्स में आया। अब ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क क्या है सर? इसका मतलब भी ये है कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे। ठीक है सर, कंजर्व करेंगे, बट इसमें स्पेशल क्या है आईची टारगेट से? यहां पे ऐसा देखा गया कि कुछ टारगेट्स तो ऐसे रखे गए जिनको हम लॉन्ग टर्म टारगेट्स कहते हैं। 4 यहां पे लॉन्ग टर्म गोल्स रखे गए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के। उन लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव किया जाना है बाय 2050। 23 टारगेट्स जो 23 गोल्स थे वो शॉर्ट टर्म गोल्स थे और इनको अचीव किया जाना है बाय 2030, राइट। और यहीं से ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क से एक बहुत बड़ी अवधारणा निकल के सामने आती है जिसको 30 by 30 अवधारणा के नाम से जाना जाता है।
30/30 का मतलब है हम 30% ऑफ इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करेंगे, 30% ऑफ इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करेंगे बाय 2030। 2030 तक हम 30% तक इकोलॉजी को रिस्टोर कर लेंगे, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करेंगे। और कब तक? 2030 तक। इसी को 30/30 बोला गया। अब एक बात बताओ, जब आप ये इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं तो क्या इस इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए फंड की आवश्यकता होगी? जी हां, इसके लिए फाइनेंसेस की आवश्यकता होगी। वहीं से निकल के आता है ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, वहीं से निकल के आता है ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। अब देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो अभी रिसेंटली मीटिंग हुई वहां पे इस GBFF ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की बात की गई। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में इसकी मीटिंग हुई। ये फंड क्या है? दिस वाज क्रिएटेड फॉर इंप्लीमेंटिंग द मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क। ठीक है सर, ये क्या है ये बता दो। सर COP14 जब हुआ था तब शर्मल शेख में बोला था कि ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क आएगा। ठीक है सर, बोल दिया आएगा। उसकी अगली मीटिंग जब COP15 की होनी थी तब आ गया कोविड। ये मीटिंग होनी थी कहां पे? कनमिंग के अंदर। कहां पे है कनमिंग? चाइना में। सब लोग डर गए, भाई चाइना में तो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मीटिंग थी इसका जो हेड था वो कौन था? चाइना था। बट सब लोग डर गए कि भाई चाइना तो नहीं जाने वाले हैं, तो एक काम करते हैं हम मीटिंग करने के लिए चलते हैं। कहां पे? कनाडा में। होस्ट किया उस मीटिंग को किसने? कनाडा ने। और उस मीटिंग से निकल के आता है फाइनल अप्रूवल ऑफ ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसको हम कनमिंग मॉन्ट्रियल GBF के नाम से जानते हैं। और इनका फोकस एरिया क्या होगा कि हम बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करेंगे, फॉरेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, लैंड डिग्रेडेशन को रोकेंगे, उसके साथ साथ जो ओशियन की हेल्थ है उसको इंप्रूव करेंगे, है ना, केमिकल्स के यूज को कम करेंगे, वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन करेंगे। ये इसके मेजर ऑब्जेक्टिव रखे गए। ठीक है सर, बहुत ही ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके अंदर ये बोला गया अब हम क्या करते हैं, जब भी ये सब अचीव करने की कोशिश करेंगे तो कुछ रूल्स को बनाएंगे, जहां पे कुछ स्पेशल रूल्स बनाएंगे जो कि COP15 के अंदर बनाए गए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फंड का मेजर फोकस एरिया क्या है? ये फंड चाहता है कि हम जो भी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं या जो LDCs हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको एक स्पेशल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए ताकि वो बायोडायवर्सिटी को कंजर्व कर सकें। दोबारा सुन लीजिए, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स यानी कि जो ऐसे राज्य, ऐसे नेशंस जो कि डूब रहे हैं, किसकी वजह से? सी लेवल राइज की वजह से। और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनके पास अब पैसा नहीं है, उनको सपोर्ट किया जाएगा ताकि वो क्या करें? बायोडायवर्सिटी कंजर्व करें। ठीक है, और इसके साथ साथ इस फंड के अंदर एक बात यह भी बोली गई कि ये जो फंड है ये कुछ मदद कहां से ले रहा है? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से। अब ये जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है इसको मैं क्लाइमेट चेंज के सेगमेंट में डिस्कस कर चुका हूं, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो अगेन। ठीक है, सो यहां पे आते हैं और ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की बात करते हैं। कनमिंग प्रोटोकॉल 15वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया है। कंट्रीब्यूटर कौन होंगे? ये गवर्नमेंट से फंड लेगा, फिलैंथ्रोपी से लेगा, प्राइवेट सेक्टर से लेगा। फोकस एरिया क्या होगा? 20% जो फंड होगा वो SIDS और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को जाएगा। ठीक है, GBF का कॉनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल जो प्रोटोकॉल है वो क्या है वो मैंने बता दिया, जहां पे 4 गोल हैं जो कि 2050 तक, 23 टारगेट 2030 तक। फिर उसके साथ साथ COP15 कनमिंग में हुआ, फाइनली डिक्लेरेशन आया 30/30, 30% जो डिग्रेडेड इकोसिस्टम ग्लोबली है, लैंड एंड सी, उसका रिस्टोरेशन करना है बाय 2030, और 30% एरिया को हम कंजर्व और मैनेज करेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स आए जिसमें बोला गया कि हम ग्लोबल फुटप्रिंट को 2030 तक रिड्यूस कर देंगे और सस्टेनेबल तरीके से एरियाज को मैनेज करेंगे, क्लाइमेट चेंज को टैकल करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। These were the aspects related to the Kunming-Montreal Protocol. फिर आता है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। अगली जो न्यूज है दैट इज ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक बहुत ही खराब आई, 176। इससे बाद सिर्फ माइक्रोनेशियन नेशंस, इराक, टर्की और किरिबाती आते हैं। मतलब बहुत ही खड्डे में गिर गए हैं हम अगर नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स की बात आती है। बट ये अब ऐसा इतना अगर खराब परफॉर्म करे तो यूपीएससी जनरली नहीं पूछता है, बट फिर भी चलो देख लेते कौन रिलीज करता है इस इंडेक्स को। गोल्डमैन सॉनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज,
जो कि biodb.com के साथ आता है। एंड यहां पे ये स्कोर करते हैं 100 में से। डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, 45.5 नंबर मिले हैं, 176वीं रैंक मिली है। यहां पे 4 पिलर्स को देखा जाता है मेजरली। सबसे पहले कि हम लैंड को मैनेज कैसे कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लैंड मैनेजमेंट कैसा है। सेकंड, भारत के अंदर बायोडायवर्सिटी थ्रेट या बायोडायवर्सिटी का डिक्लाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा किसी भी देश में। थर्ड वुड बी थी उस देश की जो सरकार है वो कितनी गवर्निंग कैपेसिटी रखती है टू टैकल दिस बायोडायवर्सिटी एंड नेचर। एंड फाइनली उन्हीं एफर्ट से देखा जाता है कि फ्यूचर ट्रेंड उस राज्य में, उस देश में कैसे होने वाले हैं। उन सब आधारों पर यह पूरा का पूरा रैंकिंग डिसाइड किया जाता है, जिसमें टॉप रैंक लग्जमबर्ग ने हासिल की 70.8 के साथ। इसमें भारत में जो कंसर्न दिखाया गया दैट वाज बायोडायवर्सिटी थ्रेट, इनएफिशिएंट लैंड मैनेजमेंट, कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स लाइक ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट। यहां पे आके बात फंसती है कि हमारे जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं, गवर्निंग कैपेसिटी है, बायोडायवर्सिटी थ्रेट है और लैंड मैनेजमेंट कैसा है, इन चारों के आधार पे ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स निकाला जाता है। तो मैं वापस इसको यहां पे समराइज कर देता हूं। सो यू कैन सी वन थिंग हियर, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है, दिस इंडेक्स ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स इज बेस्ड ऑन 4 पिलर्स। वो 4 पिलर्स कौन है? सबसे पहला लैंड मैनेजमेंट, लैंड मैनेजमेंट। सेकंड, उसके बाद लैंड मैनेजमेंट के बाद बायोडायवर्सिटी थ्रेट, बायोडायवर्सिटी थ्रेट। उसके बाद गवर्निंग कैपेसिटी कैसी है, गवर्नेंस कैपेसिटी। एंड फ्यूचर ट्रेंड्स क्या होंगे, ठीक है, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या होंगे। उसके बाद ये जारी किसने किया? गोल्डमैन, है ना, ये मैं आपको दिखा देता हूं वापस। गोल्डमैन सॉनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, पूरा याद रखने की जरूरत ही नहीं है, राइट, फिर भी मैं लिख देता हूं गोल्डमैन सॉनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। भारत की रैंक कितनी है? 176। स्कोर कितना है? 45.5। टॉप किसने किया? लग्जमबर्ग ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट 2024। ये जो रिपोर्ट है, दिस प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट इज इशूड बाय यूएनईपी, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, यूनेप डब्ल्यूसीएमसी। यूनेप डब्ल्यूसीएमसी जो है, इसका एक और एस्पेक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। यूनेप का जो डब्ल्यूसीएमसी है, यही वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर ही एक अवधारणा देता है जिसको आप मेगा डाइवर्स नेशन के नाम से जानते हैं। जो टोटल 17 मेगा डाइवर्स नेशंस हैं, उन 17 मेगा डाइवर्स नेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूनेप डब्ल्यूसीएमसी एक काम करता है। और उसके साथ साथ इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली दैट इज प्रोटेक्टेड एरिया रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को प्रोटेक्टेड एरिया के नाम से जाना जाता है ताकि ये दुनिया में जितने भी प्रोटेक्टेड प्लेनेट के हिसाब से जो मरीन एरियाज हैं या प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, या जो एरियाज एक्वेटिक हैं या मरीन है या लैंड है, कितने प्रोटेक्शन के अंदर शामिल होते हैं, ये बताता है। 17% ऑफ लैंड एंड अराउंड 8.4% ऑफ मरीन एरियाज आर प्रोटेक्टेड ग्लोबली। मतलब जैसे हम भारत में नेशनल पार्क्स बनाए, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए, ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। कितने प्रतिशत लैंड पे भारत में? ऐसे टोटल दुनिया ने भी अपने नेशनल पार्क बना रखे हैं, जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क बना दिया यूएसए ने, है ना। वैसे टोटल कितने प्रोटेक्टेड एरियाज हैं? लैंड पे 17.6% और एक्वेटिक है 8.4%। 2020 से अराउंड 6,30,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड and 1.77 स्क्वायर मिलियन किलोमीटर ऑफ मरीन एरियाज हैव बीन एडेड। ठीक है, की बायोडाइवर्सिटी एरिया में कुछ अनप्रोटेक्टेड है, 32% ऑफ की बायोडाइवर्सिटी एरिया अभी भी अनप्रोटेक्टेड देखे जाते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं देखने को सामने आती है। बस हमें याद क्या रखना है, कौन इशू करता है? वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, IUCN, एंड इट्स वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज। IUCN का ही एक भाग है वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज। वहीं से IUCN के 6 सब कमीशन हैं, उसमें एक सब कमीशन के रूप में WCPA भी काम करता है। एक कमीशन है स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन, SSC, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं है,
जो कि आईयूसीएन की रेड लिस्ट इशू करने का काम करता है। ठीक है, ऐसे ही अब इनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। आईयूसीएन जो है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ की तरह काम करता है, जिसमें सिविल सोसाइटीज, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन काम करेंगे, और ये पूरी दुनिया के अंदर जो भी फ्लोरा और फोना है या बायोडाइवर्सिटी है, उसका क्या स्टेटस है वो बताने की कोशिश करता है। आप सब लोग एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड देखते हैं, वो आईयूसीएन द्वारा ही जारी किया जाता है। इंडिया 1969 के अराउंड इसका पार्ट बना। भारत में दो इंस्टीट्यूशंस हैं, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि आईयूसीएन को भारत में स्पीशीज का डेटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर यूनेप डब्ल्यूसीएमसी का एस्पेक्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया, और डब्ल्यूसीपीए जो है वो आईयूसीएन के अंडर ही काम करती है। देन वी हैव यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, माधव गडकिल। माधव गडकिल जिनके द्वारा इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया गया। वेस्टर्न घाट्स के अंदर 67% एरिया ऐसा है जो कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। ये जो पूरी संकल्पना दी गई, ये माधव गडकिल के द्वारा दी गई, जिसे गडकिल कमिटी की रिपोर्ट के अनुसार हम जानते भी हैं। और दो इस रिपोर्ट को लेटर नहीं माना गया, बट इन्हें इस बार अब यूनाइटेड नेशन चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड दिया गया है। ये जो चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड है, दिस अवार्ड इज गिवन बाय यूएनईपी। ये किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेप के द्वारा दिया जाता है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जिससे ये रिकॉग्नाइज करता है ऐसे लोगों को जो कि अपनी संवेदना एनवायरनमेंट के प्रति प्रकट करते हैं। ठीक है, अब इस अवार्ड की बात करें, हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर है सिंस 2005, एनुअल अवार्ड है, इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है, और इसमें 2018 में पॉलिसी लीडरशिप के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज आल्सो बीइंग अवार्डेड। माधव गडकिल का जो कंट्रीब्यूशन है गडकिल रिपोर्ट के अंदर होता है, इन्होंने 75% ऑफ वेस्टर्न घाट का एरिया इन्वायरमेंटली सेंसिटिव बताया था। वो एग्जैक्ट 75 नहीं है, 67 to 75 के बीच में वेरी करता है। इनको पद्मश्री एंड पद्म भूषण मिला, टेलर प्राइज मिला एंड वॉल्वो एनवायरमेंट प्राइज भी पहले मिला हुआ है। यूनेप एक ऐसी बॉडी है जो कि एक अम्ब्रेला बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, जो एनवायरनमेंट को लेकर बहुत सारे काम करती है और बहुत सारी रिपोर्ट्स और बहुत सारे अवार्ड्स देती है, जिसमें एक चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड हो गया और एक यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है, यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। नेक्स्ट हेयर इज, बहुत आसान सा है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको मिला? माधव गडकिल को। कौन है यूनेप, कौन है वेस्टर्न घाट में इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के बारे में बताने के लिए? एनवायरनमेंट का हाईएस्ट अवार्ड है। उन भारत में इससे पहले किसी को मिला है? नरेंद्र मोदी जी को मिला है। इससे पहले कब मिला है? 2018 में मिला है। खत्म कहानी। एनुअल अवार्ड है, जी हाँ एनुअल अवार्ड है। कौन देता है सर? यूनेप देता है। यूनेप कौन है सर? हाईएस्ट बॉडी है। हाईएस्ट बॉडी क्या करती है सर? किसके लिए काम करती है? एनवायरनमेंट को लेकर काम करती है। कोई और अवार्ड भी देते हैं सर? यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड देती है, राइट। और कोई रिपोर्ट निकालती है सर? अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट निकालती है, पिछली क्लास में बताया था। सर एमिशन गैप रिपोर्ट भी निकालती है, वो भी पिछली क्लास में बताया था, है ना। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट भी निकालती है, वो भी पिछली क्लास में बताया था। तो ये सारी रिपोर्ट्स किसके द्वारा हैं? यूनेप के द्वारा। IPBES नेक्सस रिपोर्ट, देखें आप सब लोगों ने एक रिपोर्ट के बारे में बहुत सुना होगा एंड दैट इज IPCC। IPCC एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि क्लाइमेट चेंज को लेकर अपने काम करती है, क्लाइमेट चेंज को लेकर अपनी एक साइंटिफिक असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है। इसी के इक्विवेलेंट बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में जो रिपोर्ट पब्लिश होती है दैट इज IPBES रिपोर्ट, राइट। इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी ऑन साइंटिफिक पॉलिसी ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ये जो रिपोर्ट है ये बायोडाइवर्सिटी को लेकर होती है। ये बताती है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर थ्रेट कौन है, और अगर बायोडाइवर्सिटी पे थ्रेट है तो लॉस क्या हो रहा है, और लॉस हो रहा है तो उस लॉस के मेजर ड्राइवर्स कौन हैं, कितना बायोडाइवर्सिटी लॉस हो चुका है, और क्या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे हम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं, वो IPBES के द्वारा बताया जाता है। इन्होंने अभी असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इंटरलिंकेज बायोडाइवर्सिटी वाटर फूड एंड हेल्थ नोन एज नेक्सस रिपोर्ट इन्होंने बताई, जिसमें वाटर फूड और हेल्थ को इन्होंने शामिल कर लिया।
ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, इंडिपेंडेंट बॉडी है, साइंस पॉलिसी है जो कि इंटरफेयर करती है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। 2012 में पनामा में इसका गठन किया गया। यूनाइटेड नेशन की बॉडी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है भाई, ये तो एक एनजीओ की तरह काम कर रहा है। सेक्रेटेरिएट यूनेप इसका होल्ड करता है और हर साल एक बार मीटिंग करते हैं, थीम अलग अलग थीम पे ये रिपोर्ट्स इशू करते हैं। इस बार इन्होंने बता दिया कि जो नेक्सस एलिमेंट्स हैं बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट करने के लिए, वो क्लाइमेट चेंज भी एक है, और उसके साथ साथ अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा तो फूड, वाटर स्कैर्सिटी एंड हेल्थ रिस्क सब के सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होकर सामने आएंगे। ये कहता है कि बायोडाइवर्सिटी को डायरेक्ट ड्राइवर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक्सप्लॉइटेशन, ह्यूमन जो इन्वेजिव पोल्यूशन और ह्यूमंस द्वारा किया गया पोल्यूशन। इनडायरेक्ट में ओवर कंजम्पशन, पॉपुलेशन, वो इनडायरेक्ट ड्राइवर्स के रूप में सामने आते हैं। ठीक है, दिस इज IPBES रिपोर्ट। देन वी हैव इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, IBCA, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। सबसे पहले तो ये बिग कैट्स के बारे में जाने कि ये बिग कैट्स क्या होती हैं। बिग कैट्स की अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, देन वी हैव हियर इज 7 मेजर बिग कैट्स। ये जो 7 बिग कैट्स हैं कौन कौन सी हैं, इनमें ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको दिखेगा टाइगर, देन वी हैव लायन, देन वी हैव स्नो लेपर्ड, देन वी हैव जैगुआर, कोगुआर एंड मोर ओवर चीता एंड लेपर्ड। ये 7 मेजर बिग कैट्स, दोबारा बता देता हूं, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, 5 ये तो भारत में है। जैगुआर, कोगुआर ये कहां पे हैं? अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं। जैगुआर और कोगुआर की बात करें तो दोनों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में नहीं है, क्योंकि नेटिव टू इंडिया नहीं है। बाकी 5 बिग कैट भारत में है, चाहे वो लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, चीता है, टाइगर है, लायन है, पांचों की पांचों भारत के अंदर हैं। अब इन 7 बिग कैट्स को कंजर्व करने के लिए एक अलायंस बनाया गया जिसे IBCA बोला जाता है। अब जैसे आप बात करो टाइगर की, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया टाइगर रेंज कंट्रीज कितनी है? 13। ऐसे ही ये 7 बिग कैट्स जो हैं अराउंड मोर देन 90 नेशंस में, मोर देन 90 कंट्रीज में पाई जाती हैं। अब ये सारे के सारे देश आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगे और एक अलायंस की बात करेंगे कि हम मिलके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करें और उसके साथ साथ नॉलेज शेयरिंग के माध्यम से इन सारी बिग कैट्स को प्रिजर्व, कंजर्व, प्रोटेक्ट और इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने का प्रयास करें। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि ये 7 बिग कैट्स जो हैं ये टॉप प्रेडेटर्स हैं। अगर टाइगर खत्म हो गया तो डियर की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि वो पूरे ग्रासलैंड को डेजर्ट में कन्वर्ट करेगी और उससे ग्रासलैंड भी गया, टाइगर भी गया, ग्रासलैंड खत्म हुआ तो थोड़े समय बाद डियर भी गया। तो ये ट्रॉफिक कैस्केड है। ट्रॉफिक कैस्केड का मतलब क्या होता है? ट्रॉफिक कैस्केड का मतलब है कि अगर हम एक स्पीशी को उस इकोसिस्टम से रिमूव कर दें तो पूरा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा इकोसिस्टम, और इसी कारण से इन्हें कीस्टोन स्पीशीज भी कहा जाता है। ये कीस्टोन, ये फ्लैगशिप स्पीशीज हैं, ये एम्बेसडर स्पीशीज हैं किसी भी एक इकोसिस्टम की, जिनके माध्यम से रेवेन्यू जनरेट होता है और बाकी की स्पीशीज को भी कंजर्व किया जाता है। अगर हम इनका क्लासिफिकेशन देखें तो फेलिडा फैमिली के अंदर 2 सब फैमिलीज इनकी आती हैं। वन इज फेलिना फैमिली एंड अनदर वन इज पेंथेरिना फैमिली। जो पेंथेरिना फैमिली है उसके अंदर एक जीनस है पेंथेरा, एक जीनस है नियोफेलिस। पेंथेरा के अंदर आपको लायन, टाइगर, जैगुआर, लेपर्ड और स्नो लेपर्ड मिलेंगे। ठीक है, ये जो ब्लैक पैंथर होता है ये सारे लेपर्ड, ये जैगुआर के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एनीवेज लायन, टाइगर, जैगुआर, लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड ये पेंथेरा हैं, पेंथेरा जीनस के अंदर आते हैं। नियोफेलिस में क्लाउडेड लेपर्ड और सुंडा क्लाउडेड लेपर्ड आ रहा है। फिर सब फैमिली में अगर आप जीनस एसिनोनिक्स देखेंगे तो चीता एंड कोगर प्यूमा फैमिली के अंदर आपको दिखाई देगा। तो प्यूमा कौन है? कोगर। और प्यूमा USA से आता है, वो जो जूता बन रहा है तो वहीं से आ रहा है, तो प्यूमा की तरह दौड़ना है, वहीं का नेटिव है। और
अर्जेंटीना यानी कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स में जैगुआर और कोगर मिलते हैं, बाकी पांचों हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा अब ये बिग कैट्स तो हमें समझ में आ गई, ट्रॉफिक कैस्केड हैं, एपेक्स प्रेडेटर हैं, कीस्टोन फ्लैगशिप स्पीशीज हैं। भारत के पास 5 बिग कैट्स हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास 2 टाइगर और लायन वाइल्ड में नेचुरली प्रेजेंट है और कहीं नहीं है। इनमें से 7 में से 4 कैट्स ऐसी हैं जिनको ग्रेट कैट्स कहते हैं। भाई ग्रेट कैट्स क्या होती हैं? देख तो समझ में आया, बिल्ली, फिर बड़ी बिल्ली, फिर एक महान बिल्ली। नहीं, ग्रेट कैट्स वो हैं जो कि रोर करना जानती हैं, जो दहाड़ना जानती हैं। चीता भले ही पीता होगा बट चीता दहाड़ता नहीं है। चीता इज द एनिमल जिसको सबसे जल्दी टेम किया जा सकता है। चीता को सिर्फ एक ही चीज आती है, भाई दौड़ो भागो, और कुछ नहीं आता है ना। बट यहाँ पे जो 4 ग्रेट कैट्स हैं उनमें कौन कौन है? लायन, टाइगर, देन लेपर्ड एंड जैगुआर। लेपर्ड, जैगुआर, लायन, टाइगर। सबसे स्ट्रेंथ ज्यादा टाइगर की है, स्मार्ट इनमें लेपर्ड भी है, क्योंकि लेपर्ड तेज दौड़ता भी है। लेपर्ड पेड़ पे भी चढ़ जाता है और लेपर्ड स्विम भी कर सकता है, राइट। अब इस बिग कैट अलायंस की बात करें तो भारत के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको बहुत बहुत लार्ज स्केल पे लीडरशिप के रूप में प्रोजेक्ट किया और ये बोला कि नाउ द टाइम हैज कम टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व एंड इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ दीज 7 बिग कैट्स। और इसीलिए IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का ऑब्जेक्टिव ये देखा गया कि ये 7 मेजर बिग कैट्स ऑफ द वर्ल्ड को क्या करेंगे? कंजर्व करेंगे, जिसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, प्यूमा, जैगुआर आएंगे। मोर देन 90 कंट्रीज, 97 रेंज कंट्रीज हैं जिनके अंदर ये 7 बिग कैट्स हैं। 800 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा ओवर 5 इयर्स। देन एक्टिविटीज कैसी हैं? मैंने बोल दिया, नॉलेज शेयरिंग की जाएगी, टेक्नोलॉजी बताई जाएगी, स्पीशीज स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम किसी देश को आ रही है तो वो भी शेयर किया जाएगा, है ना, और डायरेक्ट सपोर्ट किया जाएगा रिकवरी एफर्ट्स के अंदर। ये हैं सब के सब सातों की सातों स्पीशीज जिनका IUCN स्टेटस इज इन फ्रंट ऑफ यू। लायन इज वल्नरेबल, देन टाइगर इज एंडेंजर्ड, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, तीनों वल्नरेबल। बेसिकली टाइगर को अगर हम छोड़ दें तो भारत में पाई जाने वाले जो 5 बिग कैट्स हैं उनमें से 4 बिग कैट्स जो हैं वो हैं वल्नरेबल, एक टाइगर है एंडेंजर्ड, बाकी 2 जो जैगुआर कोगुआर है वो हमारे लिए कंसर्न नहीं है, तो वो नियर थ्रेटन है। कहां पे? अपने देश में, अमेरिका के अंदर। टोटल टाइगर रेंज कंट्री कितनी है? 13। एक बार वीडियो पोस्ट करके अपनी नोटबुक में लिखने की कोशिश करें वो कितनी है, 13, और वो कौन कौन सी हैं। एंड इनके लिए एक ग्लोबल टाइगर फोरम है, TX2 इनिशिएटिव है, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन है, टाइगर कंजर्वेशन कोएलिशन एक नया आया है, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव का वो अलग एक चीज है। उन सबको एक साथ रिवाइज आप कर सकते हैं। देन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बाद वी हैव इज द स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट 2024। राइनो के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी हमने आपको स्पीशीज इन द न्यूज फोना में दी है, तो इट इज रिक्वेस्टेड टू विजिट दैट वीडियो अगेन। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहां पे जाके आप उसको देखें। राइनो और बहुत सारी स्पीशीज की बहुत सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। यहां पे जो रिपोर्ट है दैट इज द स्टेट ऑफ राइनो 2024 रिपोर्ट, जो कि इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के द्वारा यह बताया गया जो व्हाइट राइनो हैं उनकी पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है। 1 हॉर्न्ड राइनो और ब्लैक राइनोज जो हैं वो पॉपुलेशन में स्टेबल रहे हैं, और बहुत सारे राइनोज 28,000 राइनोज ऐसे ही हैं जो अभी बचे हैं। पहले ये 50,000 हुआ करते थे। राइनोज की पूरी विस्तृत जानकारी मैं अगेन बोल रहा हूं, यू कैन विजिट टू दी प्रीवियस लेक्चर। 1 हॉर्न्ड राइनो जो कि भारत में मिलता है, ये जो राइनोज हैं 1 हॉर्न्ड राइनो है, ये सेकंड लार्जेस्ट है इन राइनोज के अंदर। और इस राइनो का जो हॉर्न है दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस इन एशियन ट्रेडिशनल मेडिसिन, स्पेसिफिकली इन चाइना एंड वियतनाम। इसीलिए इनकी हंटिंग की जाती है, पोचिंग की जाती है। और उसके साथ साथ भारत में अगर हम देखें तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वहां पे 1 हॉर्न्ड राइनोसोरस सबसे ज्यादा है। डेंसिटी देखें, अगर अभी थोड़े समय पहले राइनो सेंसस भी हुआ था, वो भी आप देख सकते हैं।
डेंसिटी अगर हम देखें तो डेंसिटी पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो असम में है वहां पे सबसे ज्यादा आपको दिखाई देगी। बट अगर नंबर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा काजीरंगा में, एंड सेकंड यू विल सी द पॉपुलेशन इन जल्दापारा नेशनल पार्क ऑफ वेस्ट बंगाल। राइट, ये इंफॉर्मेशन आप याद रख सकते हैं। असम, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश के अंदर आपको दिखाई दे जाएगा। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ रिजर्व, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क। जो राइनो की टोटल स्पीशीज है वो आपके सामने है, 5 टोटल राइनो है ब्लैक, जिसमें से 2 राइनोस अफ्रीकन स्पीशीज हैं ब्लैक एंड व्हाइट, 3 एशियन है सुमात्रन, जावन एंड वन हॉर्न्ड, जहां पे आप वन हॉर्न, सुमात्रन एंड जावन देख सकते हैं, जिनकी पॉपुलेशन जो सुमात्रा और जावा वाले हैं वो तो भाई बहुत ज्यादा अभी पिछड़ चुके हैं, उनका तो कार्यक्रम तय होने वाला है। बाकी जो राइनोज हैं उनकी पॉपुलेशन कंपैरेटिवली अभी बेटर हुई है। देन दिस इज द वन हॉर्न्ड राइनोज Rhino State of Rhino Report 2024 issued by International Rhino Foundation, जो कि इस साल ये रिपोर्ट रिलीज किया। रूल्स फॉर ट्रांसफर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट्स। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट ने क्या किया, आपके पास अगर कोई एलिफेंट है और वो कैप्टिव एलिफेंट है या वो रिलीजियस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो उस एलिफेंट को अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं और या ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले तो सरकार ने कुछ कंडीशंस हैं जिनको लिबरलाइज किया है। क्या आप अपने ही राज्य में उस एलिफेंट को ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या 2 राज्यों के बीच में। कंडीशंस क्या है, व्हेन द करंट ओनर इज अनेबल टू एडिक्वेटली केयर फॉर द एलिफेंट। अब मान लो कोई एक सर्कस चला रहा था या उसका ओनर जो था उसके पास अब इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो उस एलिफेंट की देखभाल कर सके, तो वो उसको ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट कर देगा। व्हेन इट इज डीम्ड दैट एलिफेंट विल रिसीव बेटर केयर एल्सवेयर, या उसको कहीं और अच्छी सुविधा मिलेगी। और ये जब स्टेट का जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उसको लगेगा कि हाँ ऐसा ठीक है, नेसेसरी है कि अब इसको ट्रांसफर कर दिया जाए, तो वो कर दिया जा सकता है। और अगर आप इसको ट्रांसफर कर रहे हैं या वॉलेंटरी सरेंडर भी कर रहे हैं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को, तो उसका पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, दीज एलिफेंट्स आर टेम्ड, नॉट डोमेस्टिकेटेड एंड आर कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस। The main goal of keeping these elephants to use them for various purposes such as education, entertainment, zoos, sanctuaries, circuses and camps. तो ये है मेजर एस्पेक्ट रिलेटेड टू दी एलिफेंट्स, जिनको अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिशन चाहिए, आपके पास पैसा नहीं है, और या ऐसा सोचा जा सकता है कि ये जो पूरा का पूरा एलिफेंट है उसको कहीं और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तो उसे ट्रांसफर किया जा सकता है। देन वी हैव वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड्स लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। जैसे कि मैंने यूनेप का आपको बताया कि यूनेप अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट निकालता है, वैसे यहां पे लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा जारी की जाती है। ये रिपोर्ट वैसा ही एस्पेक्ट है जैसा आपने IPBES देखा। IPBES जो कि बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज को लेकर एक रिपोर्ट निकाली जाती है जिसे आप असेसमेंट रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, और इस साल जो नेक्सस रिपोर्ट के नाम से आई, वैसे ही यहां पे इस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट निकाली जाती है। और इस रिपोर्ट में बोला गया जो व्हाइट रम्प वल्चर, इंडियन वल्चर और स्लेंडर बेलीड वल्चर है वो बहुत ज्यादा सीवियरली भारत में डिक्लाइन कर चुके हैं और उनके साथ क्रिटिकल कंजर्वेशन इश्यूज देखे गए हैं। रिपोर्ट हाइलाइट्स दैट ऐसा क्यों होगा, हैबिटेट लॉस के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण, डिग्रेडेशन के कारण और इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के कारण। ये 5 जो वर्ड आपको लिखे हुए हैं, जनरली दीज आर कंसीडर्ड एज द की ड्राइवर ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। आई एम अगेन स्पीकिंग, हैबिटेट लॉस, लैंड डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज, along with that इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, ये कुछ की ड्राइवर्स हैं। देन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर हाईएस्ट डिक्लाइन देखा गया, वो है ही जब तक पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। आई ऑलवेज से वन थिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड, रिमेंबर ऑलवेज रिवर्स जो हैं वो कंटेमिनेट हो गई हैं, रिवर्स आर कंटेमिनेटेड, राइट, ग्लेशियर्स आर मेल्टेड, राइट, अंडरग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर जो है दैट इज डिप्लीटेड, एंड लेक्स जो हैं दे आर यूट्रोफिकेटेड, lakes are eutrophicated, rivers are contaminated, glaciers are melted, groundwater is depleted. So with this fresh water का decline आपको देखने को मिलेगा।
एशिया पैसिफिक जो पोल्यूशन है वो इस थ्रेट को और एक्सकवेट कर देते हैं। स्टीपेस्ट डिक्लाइन जो ऑब्जर्व किया गया दैट इज इन साउथ अमेरिका, द कैरेबियन, अफ्रीका, एशिया एंड पैसिफिक, जबकि सब जगह ही ऐसा है। ठीक है, अब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, बस इतना याद होना चाहिए कि जो ये रिपोर्ट है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट कौन इशू करता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। फिर उसके साथ साथ किसके बारे में, भारत के बारे में, किसके बारे में बात की है, वल्चर के बारे में। कौन कौन से, व्हाइट रम्प्ड, इंडियन वल्चर एंड स्लेंडर बेलिड। अब ये तीनों स्लेंडर बिल्ड वल्चर, ये तीनों वल्चर के बारे में आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इन तीनों वल्चर्स के बारे में पूछा जा सकता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड क्या है, स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर के साथ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, जिसमें लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट एक है। उसके साथ साथ ये कुछ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का कैलकुलेशन भी करता है, जिससे आप अर्थ ओवरशूट डे की बात देखते हैं या अर्थ आवर को कैलकुलेट की इनिशिएटिव जो इनके द्वारा है। डेट फॉर नेचर स्वैप एंड हेल्दी ग्रोन पोटैटो, ये सारे के सारे जो हैं ये इससे रिलेटेड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स आपके सामने हैं। देन यूनेस्कोस स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट, जो कि लास्ट रिपोर्ट है यहां पे। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट अगर आप देखें आपको मैं पहले बता देता हूं, अर्थ ओवरशूट डे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड नहीं कर रहा है, ठीक है, बस वो ये बता रहा है कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कितना है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कितना है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे अर्थ ओवरशूट डे कौन बताता है। ठीक है, और मैंने आपको हिंट दे भी दिया है, और वो हिंट जो मैंने अभी 2-3 वर्ड बोले उसी से निकल के सामने आएगा, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। यूनेस्को की स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट क्या कहती है, इस रिपोर्ट के आधार पे बोला गया कि जो ओशियन की वार्मिंग है वो पिछले 2 डेकेड्स में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब ये जो स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट है ये बता रहा है कि जो ओशियंस हैं वो जल्दी गर्म नहीं होते हैं, क्योंकि ओशियन का स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है, बट पिछले 2 डेकेड के अंदर इनकी वार्मिंग का जो एक्सटेंट है दैट हैज बीन राइजन टू द नेक्स्ट लेवल। इसका मतलब ये है कि इस रिपोर्ट में ये इंसाइट ऑफर करता है into ocean related scientific activities describing the current and future state of the ocean, जो इस बार और फ्यूचर क्या होगा ओशियंस का उसके बारे में बताएगा। ये तो बता ही दिया कि ओशियन का टेम्परेचर राइज हो गया है। जब ओशियन का टेम्परेचर राइज होगा तो वो डेफिनेटली इसलिए होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सेसिवली हीट को एब्जॉर्ब कर चुके होंगे, और मैं ये बात आपको यहां पे बता भी चुका हूं, क्योंकि ओशियन की जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। स्पेसिफिक हीट ज्यादा होने का मतलब यह है कि अगर ओशियन का टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो उसको बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आप मान के चलो बहुत लार्ज स्केल पे ओशियन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज, ओशियन ने जो हीट है वो एब्जॉर्ब की है। और जब ओशियन के अंदर हीट एब्जॉर्प्शन होने लगता है तो ओशियन एसिडिफिकेशन जैसी समस्याएं सामने आती हैं, जो कि एक बात यहां पे मेंशन की गई है। ओशियन एसिडिफिकेशन का मतलब यह है कि ओशियन का जो पीएच है दैट इज अराउंड 8.2 8.3, अगर वो पीएच 8.2 से 8.1 या 8 तक पहुंचता है, इसका मतलब ये नहीं कि पीएच वैल्यू लेस देन 7 है, पीएच अभी भी ओशियन का ग्रेटर देन 7 ही है, बट अगर मेटाफोरिकली बात करें या सिंबॉलिकली बात करें, जितना इसका पीएच है उससे कम हो रहा है, इसका मतलब ओशियन का एसिडिफिकेशन होता हुआ जा रहा है। अब टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो स्टोर्ड है, टोटल और जो इनकमिंग एनर्जी है सन के द्वारा या आउटगोइंग जा रही है उनके, वो बात करेगा। एसिडिफिकेशन क्या हो रहा है, सी लेवल का राइज कितना होगा, और मरीन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजीज एम्स टू कैप्चर एंड स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड इन दी ओशियन। ये कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी वजह से आप कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर सकते हैं, और इफेक्टिवनेस ऑफ रीस्टोरिंग कोस्टल हैबिटेट्स लाइक मैंग्रोव्स एंड सी ग्रासेस फॉर कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन रिमेन्स अनसर्टेन। ये यूनेस्को की इस रिपोर्ट के द्वारा बताया गया कि अभी भी अनसर्टेन है कि हम जो मैंग्रोव्स और सी ग्रासेस और कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के लिए इनको यूज कर रहे हैं, कि क्या ये इस पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए और हेल्दी रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा या नहीं। These were the government initiatives as well as environmental legislation across the globe. I hope you liked this lecture. Thank you so much. We'll see you next time with another current affairs. Bye.